A very warm welcome to my YouTube channel Let's Know Law। मेरा नाम मनिंदर शीत कौर बोपर है। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत साल पहले तक अंग्रेजों का राज था। 1947 में हमें आज़ादी तो मिल गई, इसके साथ ही हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिली थी और वो थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज जो कंसेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में चल रहे हैं और जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हमें मिल जाती है। बहुत सारे एक्ट जो थे पुराने समय में 1947 से पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में, उन्होंने किसी न किसी तरह इस सिस्टम को एक लाइन पर लाने की कोशिश की और आज हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बदौलत मिल गया। आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे इवेंट्स और वो सारे एक्ट्स जिन्होंने अपना योगदान दिया कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बनाने में। लेट्स डिस्कस दीज कंसेप्ट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो फर्स्ट टाइम इस एक्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में एक चेंज लाई थी। तो वो क्या थी कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खुद ही सारे अफेयर्स जो थे वो मैनेज कर रही थी अपने इंडिया के रिलेशन में। बट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को पावर दे दी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम हैं उनको अब वो रेगुलेट करेंगे। सेकेंडली, इस एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल था बंगाल का उसे अब बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। थर्डली, जहां पर एक गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल तैयार की गई इस एक्ट के द्वारा, जिसमें 4 मेंबर्स की मेंबरशिप थी। फोर्थली, जो प्रेसिडेंसीज थे मद्रास और बॉम्बे की, उनको सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया और उन दोनों को, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को बंगाल प्रेसिडेंसी के सबऑर्डिनेट कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी कि इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई फर्स्ट टाइम इन इंडिया। वो कलकत्ता में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई और 1774 में ये सुप्रीम कोर्ट एज अपेक्स कोर्ट इंट्रोड्यूस हो गई थी इंडियन जुडिशरी में। लास्टली हम बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पर जो कंपनी के ऑफिशियल थे उनको रोक लगा दी गई थी कि वो कंपनी के काम के अलावा कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और जो इंडियंस हैं उन्हों से वो किसी भी तरह का जो गिफ्ट्स वगैरह हैं वो स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो था सारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि कंपनी को पहले दोनों काम थे। सबसे पहले आई तो वो ट्रेड की फॉर्म में थी, बट वो धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल फंक्शन भी जो थे वो स्टार्ट कर दिए। दैट मीन्स जो पॉलिटिक्स थी उसमें भी इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी थी इंडिया की पॉलिटिक्स में। तो अब जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, उसने क्या किया कि जो कंपनी के कमर्शियल फंक्शन थे और कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शन थे, उन दोनों फंक्शंस को उन्होंने अलग कर दिया। कमर्शियल फंक्शन को देखने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ने कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स जो थी वो अपॉइंट कर दी और जो कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स थे उनको देखने के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। इस तरह से उन्होंने कंपनी के जो काम थे, कमर्शियल काम अलग कर दिए और जो पॉलिटिकल फंक्शन थे वो अलग कर दिए और 2 अथॉरिटीज को डिफरेंटली उन्होंने अपॉइंट कर दिया।
अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में एक और काम किया। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने जो भी टेरिटरीज एक्वायर किया है इंडिया की, उन सब टेरिटरी को अब बोला जाएगा, इस नाम से बोला जाएगा ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। एंड अब उन्होंने पिट्स एक्ट इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर की जो काउंसिल थी वो मद्रास और बॉम्बे में भी सेटअप कर ली थी। सो ये तो था सारा पिट्स एक्ट के रिगार्डिंग सारा कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे एक और न्यू कंसेप्ट और न्यू एक्ट के बारे में, चार्टर एक्ट 1833। अब जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसे एक न्यू डेजिग्नेशन दे दी गई थी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एंड सेकेंडली हम बात करें तो जो भी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो उन्होंने इस एक्ट के द्वारा 1833 के एक्ट के द्वारा रिमूव कर दी। एंड इस एक्ट ने एक और जो काम था उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी और एंड कर दिया था, वो था कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। एंड कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज बंद करके इसको टोटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की फॉर्म में उन्होंने रहने दिया। सो यहाँ पर कंपनी के जो ट्रेड फंक्शन थे वो खत्म हो चुके थे, कमर्शियल एक्टिविटीज खत्म हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853 की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया की जो पावर है मेन, वो 3 ऑर्गन्स में डिवाइड की है, 3 ऑर्गन्स में डिवाइड की है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। और ये सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि जो सारी पावर्स है वो सेपरेटली अपना अपना फंक्शन करो और किसी में भी इंटरफेरेंस ना हो, ताकि किसी के फंक्शन में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। सो जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट था, दैट मीन्स एटलीस्ट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स की सेपरेशन का कंसेप्ट था, तो फर्स्ट टाइम चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। सो यहाँ पर 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी वो क्रिएट की और उसमें टोटल 6 मेंबर थे और उन्होंने से 4 मेंबर जो थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लिए गए थे, मद्रास की प्रोविंस से, बॉम्बे प्रोविंस, आगरा एंड बंगाल की प्रोविंस से। एंड जैसे कि आप सभी जानते हो कि यहाँ पर आज भी चल रहा है काम इंडियन सिविल सर्विसेज का, तो फर्स्ट टाइम तो कभी ये इंट्रोड्यूस हुआ ही होगा ना। तो हाँ, चार्टर एक्ट 1853 ने फर्स्ट टाइम इंडियन सिविल सर्विसेज का जो कंसेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था और यहाँ पर कहा गया था कि हम वो ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो इंडिया से डील करते होंगे फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, और थ्रू ओपन कंपटीशन कराया जाएगा और उन पर्सन को रिक्रूट किया जाएगा एज अ ऑफिसर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। सो ये तो था सारा कंसेप्ट चार्टर एक्ट 1853 और जो जो उसने चेंजेस लाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में वो हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जैसे कि हम सभी जानते हैं 1857 में फर्स्ट टाइम एवर रिवोल्ट किया गया था, विद्रोह किया गया था कंपनी के रूल के अगेंस्ट, अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार बगावत आई थी 1857 में खुलकर। और किन कारण के साथ आई थी ये तो आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, हम कभी ना कभी इसके बारे में भी अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो 1857 के रिवॉल्ट के बाद, दैट मीन्स विद्रोह के बाद, कंपनी का जो रूल था वो खत्म कर दिया गया और सारे का सारा जो काम था कंपनी का वो ब्रिटिश पोजेशन जो भी कंपनी के अंडर था वो अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। अब यहाँ पर इस एक्ट ने, दैट मीन्स 1858 के एक्ट ने एक ऑफिस क्रिएट किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको असिस्ट करते थे 15 मेंबर्स की
काउंसिल। और यहाँ पर ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको एक पर्सन असिस्ट करता था एज एन एजेंट और उसका नाम था वाइसरॉय। जो गवर्नर जनरल था उसे ही ये वाइसरॉय का डेजिग्नेशन जो था वो दे दिया गया था और फर्स्ट वाइसरॉय वाज लॉर्ड कैनिंग। एंड जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि कंपनी का काम दो फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया गया था, पहले कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस में, और कमर्शियल उनके लिए दो तरह की अथॉरिटीज बना दी गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इस एक्ट में जब कंपनी का ही एंड कर दिया गया था और सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था, तो वो जो अथॉरिटीज थी, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, वो इस एक्ट में, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, अब वो भी अबॉलिश कर दिए गए और खत्म कर दिए गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो यहाँ पर जो वाइसरॉय की काउंसिल थी उसमें इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दी जाने लगी इस एक्ट के द्वारा। 3 इंडियंस जो थे वो इसके वाइसरॉय की जो काउंसिल थी उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर कर गए थे। एंड इस एक्ट के द्वारा प्रोविजंस बनाई गई कि इंडियंस की एंट्री जो है वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में भी की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। एंड पोर्टफोलियो का जो सिस्टम था पहली बार यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया। जो भी मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज थी उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो इनिशिएट किया गया और उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो फिर से रिस्टोर कर दी गई। दैट मीन्स बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो वापस कर दी गई। सो ये तो था सारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। तो यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शंस का कंसेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनेशंस। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थी उन्होंने भी एक्सपेंशन हुई, उनको भी एक्सपेंड किया गया और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके फंक्शंस में भी बढ़ोतरी की गई। किसी तरह उनके फंक्शंस भी जो थे वो इंक्रीज किए गए। जैसे कि हम बात करते हैं वहाँ पर वो उनको पावर दे दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कि आप डिस्कस कर सकते हो बजट के बारे में और डिस्कस कर सकते और क्वेश्चनिंग कर सकते हो एग्जीक्यूटिव के बारे में। सो ये तो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। कई बार तो हम जनरली इस नाम से ही बुला लेते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, बट इसका अदर नेम देखें तो इसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। और कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा 1909 के एक्ट के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शंस का जो कंसेप्ट था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में वो इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम। एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसे बना दिया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे उनका नंबर अब इंक्रीज करके फ्रॉम 16 to 60 कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। एंड जो कंसेप्ट था सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट का वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया गया था, उन्होंने ले लिया था ये कंसेप्ट। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार कोई भी इंडियन जो था एज अ मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे कि हम पहले ही बोलते थे कि उन्होंने जो वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पर तो इंडियंस इंट्रोड्यूस किए थे, बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वहां पर भी उन्होंने इंडियंस को एज अ मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया, चाहे वो जस्ट 1 पर्सन था और उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एंड ही वाज अ लॉ मेंबर। सो ये तो सारा था कंसेप्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसके बाद
हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसे एक और नाम से पुकारा जाता है और बोला जाता है, और इसे बोला जाता है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो हम डिस्कस करते हैं किन वजहों से इसे इम्पोर्टेंस दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उनको सेपरेट कर दिया गया। यहाँ पर 1919 के एक्ट के द्वारा डायरकी का सिस्टम जो था प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, वो इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो थे उनको चार्ज दिया गया था ऑफ द रिजर्व्ड लिस्ट एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द ट्रांसफर्ड लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिस्टर थे उनको नॉमिनेट किया गया एंड वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यहाँ पर फर्स्ट टाइम 1919 में बाई कैमरल लेजिस्लेचर का कंसेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में, जैसे अब हम कह देते हैं राज्यसभा एंड द लोकसभा रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर इस एक्ट ने जरूरी बना दिया कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें 3 मेंबर्स जो होंगे वो इंडिया से ही होंगे, वो इंडियंस होंगे। और फर्स्ट टाइम इस एक्ट ने प्रोवाइड किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इन इंडिया। दैट मीन्स 1919 का ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जैसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या देते हैं, इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका कंसेप्ट जो फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इस एक्ट के द्वारा जो वोटिंग का राइट था उसे एक्सटेंड किया गया, और अबाउट जहां पर कहा गया कि एटलीस्ट 10% जो पॉपुलेशन है वो उनको वोटिंग का अधिकार जो है वो दिया जाएगा, और इसके द्वारा 10% को वोटिंग का अधिकार मिला भी इंडिया में इंडियंस को। और इसके बाद हम बात करेंगे 1928 की। 1928 में सभी पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में, और उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया गया था जिसे हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट इंट्रोड्यूस हुई थी 1928 में। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को इसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पर ऑल इंडिया जो फेडरेशन थी उन्होंने प्रपोज किया कि यहाँ पर इंडिया कंसिस्ट करेगा ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट, बट ऐसा हो नहीं पाया। ऑल इंडिया फेडरेशन ने प्रपोजल दिया था कि इंडिया को 2 फॉर्म्स में डिवाइड कर दो, ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट में, बट प्रैक्टिकली अब ये नहीं चल रहा सिस्टम। सेकेंडली, उन्होंने कहा कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड कर दो सेंटर एंड प्रोविंस के बीच, सेंटर को फेडरलिस्ट दे दो और प्रोविंस जो थे उनको प्रोविंशियल लिस्ट दे दो, और जो कंकरेंट लिस्ट होगी वो दोनों को प्रोवाइड की जाएगी। अब हम क्या बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं 3 लिस्ट की, हमारे पास अब कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। बट 1935 के एक्ट के द्वारा उन्होंने फेडरल लिस्ट की मांग की थी, जिसे हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, जो अभी भी चल रही है। बट वो किसी और तरीके से इसे मांग रहे थे। बस अब फेडरल की यहाँ पर यूनियन का कंसेप्ट है और प्रोविंसेस की जगह पर यहाँ पर स्टेट का कंसेप्ट है, और जो 3 लिस्ट की जो मांग थी 1935 में, ये कंसेप्ट शुरू हो चुका था। अब
प्रोविंशियल लेवल पर जो डायरकी का सिस्टम था वो अबॉलिश कर दिया गया एंड इसको सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जो भी प्रोविंसेस थे उन्हों को मोर ऑटोनॉमी दी गई और 6 में से 2 जो प्रोविंसेस थे उन्हों को बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो थी वो प्रोवाइड की गई इस एक्ट के द्वारा। एक फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश की गई और जो इंडियन काउंसिल थी वो एबॉलिश कर दी गई 1935 के एक्ट के द्वारा। बर्मा एंड एडन जो थे उन्हों को इंडिया से अलग कर दिया गया और 1935 के इस एक्ट ने प्रोवाइड किया कि इंडिया में आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट होगी, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और ये एक्ट तब तक चला जब तक न्यू जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो आ नहीं गया था, और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया तो इस एक्ट को उसने रिप्लेस कर लिया और दैट मीन्स इस एक्ट की जगह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया था वो चलने लगा। इसके बाद ये तो था सारा कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 का। तो यहाँ पर 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा इंडिया को इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन डिक्लेयर कर दिया गया एंड जो वॉइस रॉय थे इंडिया के और जो गवर्नर थे उनको नॉमिनल हेड्स बना दिया गया एंड इस एक्ट के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो थी सेंट्रल लेवल पर और प्रोविंस के लेवल पर वो सेटअप कर दी गई। उन्हों को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर दोनों ही प्रोवाइड कर दी गई थी इस एक्ट के द्वारा। और ये तो था सारा कंसेप्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप फिर से कोई और वीडियो मेरी देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो एंड शेयर करो विद अदर पर्सन को, वो भी अपनी नॉलेज को थोड़ा सा देख सके और बढ़ा सके। और इसके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।